नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीसीए में। उम्मीद करता हूं मैं लाइव हूं और मेरी आवाज जो है वो आपको बुलंद तरीके से सुनाई दे रही है। कान के पर्दे तो नहीं फट रहे। फिलहाल तारीख है 18 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर है। तो रहिए ना बेखबर, हले मिलेगी हर खबर मेरे साथ सुबह 5। तो ये करंट अफेयर्स आज सुबह फिर से 5 बजे आपके सामने टेलीकास्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसे बढ़िया तरीके से देख रहे होंगे। रोज की तरह वही गुजारी की रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन रखें। मेरी सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन या चैनल में आने वाले किसी भी टीचर की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर जरूर मिलेगी और ये इंफॉर्मेशन बनाए रखने के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आप यहां पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप डीसीए ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। डीसीए एक ऐप है जहां पर आपको सारी पेड क्लासेस, सारी पीडीएफ या करंट अफेयर्स की जो डेली पीडीएफ है वो आपको डीसीए ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके सामने है, आरंभ है प्रचंड। डीसीए प्रेजेंट करते हैं ग्रुप डी के लिए एक मैथ का क्रैश कोर्स। आनंद सर आपके लिए मैथ का एक क्रैश कोर्स लेके आए हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी क्लासेस यूट्यूब पर होंगी और आप इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं रोज रात 10 बजे। आपकी ग्रुप डी के लिए मैथ की जो भी जिम्मेदारी है वो हम लेते हैं और आपको मैथ में पूरे नंबर यानी कि 25 में 25 क्वेश्चन आपके मैथ में हम करेक्ट कराएंगे। अगर आप ये क्लासेस अटेंड करते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली इन क्लासेस को फॉलो करिए, रीजनिंग में मेरे पेड बैच को फॉलो करिए और कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। बाकी जीके और साइंस के लिए हम आपका इंतजाम नहीं कर पाए हैं, लेकिन जैसे ही हमारी टीम बड़ी होगी उसके लिए भी हम इंतजाम कर देंगे। और इस करंट अफेयर्स की ओर चलने से पहले हम देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या है। 2025 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा टोक्यो। यूके में पहली बार जारी किया गया रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट। यूजीन में शुरू हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022। दिया मिर्जा को दिया गया, ये नाम सही लग रहा है, दिया मिर्जा को दिया गया मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। वाराणसी होगी एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी। मुरली श्रीशंकर डब्ल्यूएसी यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुरू की उत्तराखंड पुलिस ऐप EFIR सेवा। पीएम मोदी ने यूपी में किया 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। इंडिया रैंकिंग 2022 में आईआईटी मद्रास शीर्ष और आईआईएससी बेंगलोर दूसरे स्थान पर। उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने लॉन्च किया जागृति शुभंकर। जुलाई 2022 में भारतीय एयरटेल दूरसंचार कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण पूरा किया। एनएचपीसी ने लेह कारगिल में ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक विकसित करने के लिए 2 समझौते किए। और अब बारी आज का मोटिवेशनल कोट की। अच्छा हुआ जो दौरे सफर में धूप मिली, अगर छांव मिलती तो कब के सो गए होते। तो अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, अगर आपके जीवन में दिक्कतें चल रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आदमी अपने कंफर्ट जोन में नहीं होता तब वो क्या करता है, वो प्रयास करता है उस कंफर्ट जोन में जाने के, वो प्रयास करता है अपने आसपास की परेशानियों को सॉल्व करने की, और ये प्रयास उसे अपने से यानी आज वाली स्थिति से बेटर बनाते हैं। तो अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा, आप आराम से पड़े रहेंगे और अपने आप को उतना बेटर नहीं बना पाएंगे। तो अगर आपके पास परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका जीवन जहां पर भी है, जहां पर भी आप हैं, उससे आप आगे जाने वाले हैं। आप क्योंकि प्रयास कर रहे हैं, और जब भी आप प्रयास करते हैं तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं कल उसका रिजल्ट आता ही है। तो लाइनें प्यारी हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। अच्छा हुआ जो दौरे सफर में धूप मिली, अच्छा हुआ कि मुसीबतें हैं, अगर छांव मिली होती तो कब के सो गए होते। तो याद रखें, मुसीबतें का आना या मुसीबतों का आना भी अच्छा है। उन्हें आने दें और उनसे लड़ने की कोशिश करें, उनसे भागने के बजाय, दुनिया को कोसने के बजाय उनसे लड़ने की हिम्मत पालें और आगे बढ़ें। आइए अब करते हैं आज के करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर से पहले प्रीवियस डे रिवीजन। कल हमने क्या पढ़ा था। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह प्रतिवर्ष आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत अच्छे। जुलाई 2022 में भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुधाकर दलीला। ये किसकी जगह ले रहे हैं? कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइए। रुचिरा कंबोज की जगह। रुचिरा कंबोज कहां चली गई है? यूएन चली गई है, यूनाइटेड नेशन चली गई, हमें छोड़कर यूनाइटेड नेशन चली गई है। टीएस त्रिमूर्ति की जगह ली है उन्होंने, बहुत गलत किया है। 14 जुलाई 2022 को दक्षिण कोरिया के चांगवॉन में चल रहे आईएसएस शूटिंग विश्व कप में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर आया है? तो दैट इज इंडिया। वतन मेरा इंडिया, चमन मेरा इंडिया। हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा। पूर्व भारतीय कप्तानों में से किसे जुलाई 2022 में ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सौरव गांगुली। वो टी शर्ट लहराई थी इन्होंने। किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है? दैट इज जसप्रीत बुमराह। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जुलाई 2022 को राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत प्लेटफॉर्म का पोर्टल कहां पर लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में इन्होंने लॉन्च किया है। जुलाई 2022 में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला कहां पर नजर आया? वायरस गेट ऑफ इंडिया, केरला में।
किस राज्य में एक व्यक्ति एमएमएम नकारात्मक आवृत्ति वाला एबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला एक अनोखा ब्लड ग्रुप पाया गया है? गुजरात में। और उसकी मृत्यु के 1 साल बाद पता चला कि उसको इस तरीके का ब्लड ग्रुप था। इस तरह के केवल 10 ही केस हैं पूरे विश्व में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है वो बनाने की घोषणा की है? दिल्ली ने की है। यहां पर रेवड़ी वाला कुछ केस चल रहा है, लड़ाई चल रही है। किस देश ने भारत भर में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला को विकसित करने के लिए $2 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? दैट इज यूएई। जुलाई 2022 में भारत में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोपिंग अपराध के लिए कितने समय का प्रतिबंध लगा दिया गया है? 10 महीने का प्रतिबंध उन पर लगाया गया है। इसके अलावा संपूर्ण रीजनिंग बैच जारी है एकदम बेहतरीन तरीके से। आप में से जिन लोगों को भी रीजनिंग प्रॉपरली पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, बैच ज्वाइन कर लीजिए। 300 रुपए का बैच है। यहां पर A to Z आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट रीजनिंग है, क्योंकि भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि आज की डेट में लोग मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी की भी कर रहे होते हैं, रेलवे की भी कर रहे होते हैं, लेखपाल की भी कर रहे होते हैं। तो ऐसे में एक ऐसा बैच जो कंप्लीट रीजनिंग बोले, यानी कि आज आप ये पढ़ लीजिए, अगर आपको इस एग्जाम की जरूरत है तो केवल वो चैप्टर पढ़ लीजिए, उस एग्जाम की जरूरत है तो वो चैप्टर पढ़ लीजिए। इस बैच में आपको मिलेंगे 150 से अधिक घंटों की क्लासेस, लाइव क्लासेस, डेली क्लास होती है। इसके अलावा कई क्लासेस हो चुकी हैं, स्टेटमेंट एजम्पशन हो चुका है, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो चुका है। और ये बैच जो है ये आपका ऐप पर भी चलेगा, और सॉरी मोबाइल पर भी चलेगा, और आप इसे लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। लैपटॉप पे देखने के लिए टाइप करिए mail.dcawrs.in और आप इसे लैपटॉप पर भी एंजॉय कर सकते हैं। बैच की वैलिडिटी 6 मंथ है। बैच 17 अगस्त से पहले खत्म हो जाएगा। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में विश्व मेजबानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा? तो 2025 की विश्व एथलेटिक्स की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? टोक्यो करने वाला है। टोक्यो कब करेगा? 2025 में। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात की जाए तो वर्ल्ड एथलेटिक्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका पहले नाम हुआ करता था IAAF, इंटरनेशनल एमेच्योर ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, है ना। एमेच्योर ये फ्रेंच वर्ड है। तो IAAF का नाम 2019 में बदलकर इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका वर्ल्ड एथलेटिक्स नाम कर दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय कहां पर है? मोनाको में है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे सर मोनाको कहां है? मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। दूसरा सबसे छोटा देश है तो पहला कौन है? अगर तुमको पहला सबसे छोटा देश पता नहीं है ना, तब मतलब गड़बड़ है। कमेंट में लिखकर बताइएगा कि मोनाको जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। इसका मुख्यालय कहां पर है? वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय मोनाको में है। ये एक देश है, उसकी राजधानी भी मोनाको ही है। वर्तमान समय में सेबेस्टियन कोए, कौन? सेबेस्टियन कोए जो है वो वर्तमान समय में वर्ल्ड एथलेटिक्स के चेयरमैन है। फिलहाल टोक्यो जो है 2025 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है। यह प्रतियोगिता हर 2 साल में आयोजित की जाती है। इसको आप ओलंपिक के लिए प्रवेश द्वार भी मान सकते हैं। बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, 2023 में इसके संस्करण की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप विश्व एथलेटिक्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक एथलेटिक प्रतियोगिता है। वर्तमान समय में 2022 का जो संस्करण है वो ओरेगन यूएसए में संचालित हो रहा है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें अपकमिंग मेजर स्पोर्ट्स इवेंट की, अभी हाल ही में कौन कौन से मेजर स्पोर्ट्स इवेंट आने वाले हैं, तो आपका टाइम खराब ना हो इसलिए मैं इसको पहले से ही लिख कर लाया हूं। ओलंपिक की बात करें तो 2024 के ओलंपिक कहां पर होंगे? पेरिस और फ्रांस में। उसके बाद 2028 के ओलंपिक कहां पर होंगे? लॉस एंजल्स में। अभी 2020 के ओलंपिक कहां पर हुए थे? टोक्यो में हुए थे। टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था वो ओलंपिक का 32वां संस्करण था। ये 33वां संस्करण होगा, ये 34वां होगा। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आपका 2032 के ओलंपिक खेले जाएंगे। विंटर ओलंपिक की बात करें तो इस बार 2022 के जो विंटर ओलंपिक हैं वो कहां पर हुए? बीजिंग, चाइना में। 2026 के मिलान कॉर्टिनिया, इटली में होंगे। समर यूथ ओलंपिक की बात की जाए 2026 का जो समर यूथ ओलंपिक है ये है युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो डकार यानी कि सेनेगल में होगा। 2018 वाला अर्जेंटीना में हुआ था। 2018 वाला कहां पर हुआ था? अर्जेंटीना में हुआ था। विंटर यूथ ओलंपिक 2024 की बात की जाए तो ये आपके साउथ कोरिया में प्रस्तावित है। 2020 वाला लुसाने, स्विट्जरलैंड में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम की बात की जाए तो कॉमनवेल्थ गेम में वर्तमान समय में 56 कंट्री हो गए हैं, 54 की जगह। अभी हाल ही में गैबॉन और टोगो इसमें शामिल हो गए। 2022 की बात की जाए तो बर्मिंघम में होंगे। 2026 के विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। 2018 के गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। एशियन गेम्स की बात करें 19वां संस्करण एशियन गेम का जो 2022 में प्रस्तावित था, कोरोना की वजह से टाल दिया गया है। यह हांगझोउ चाइना में है। इसके अलावा 2026 की अगर हम लोग बात करें तो 2026 के एची नागोया जापान में होंगे। 2030 के आपके दोहा कतर में प्रस्तावित है। 2034 के यानी कि 2034 के रियाद में प्रस्तावित है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हैं 2023 का वर्ल्ड कप ओडीआई ये आपका इंडिया में होगा। 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 साल में होता है। ओडीआई की बात की जाए यानी वनडे इंटरनेशनल की बात की जाए
2027 का साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर के आयोजित करेंगे और 2031 का इंडिया और बांग्लादेश में होगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट बचता है फीफा। फीफा यानी फुटबॉल का वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप आपका 2022 में कतर में प्रस्तावित है। 2022 का कहां पर प्रस्तावित है? कतर में प्रस्तावित है। आप कमेंट में लिख करके बताएंगे 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होगा, थोड़ा सा अंदाजा लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में और बात करते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का ये कौन सा संस्करण है? 18वां। ये इस बार कहां पर आयोजित हो रहा है? यूएसए के यूजीन में आयोजित हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे इंडिया हुआ, फिर यूपी हुआ, फिर कानपुर हुआ। इंडिया क्या हो गया? देश हो गया, यूपी स्टेट हो गया एंड कानपुर सिटी हो गया। उसी प्रकार से यूजीन सिटी है, ओरेगोन स्टेट है, यूएसए देश है। तो ये कहां पर आयोजित हो रहा है? यूएसए में हो रहा है। कौन सा संस्करण है? ये आपका 18वां संस्करण है। ये कब तक चलेगा? ये 24 जुलाई 2022 तक चलेगा और ये आपका 15 जुलाई को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 15 जुलाई को। ये कौन सा संस्करण है? ये 18 संस्करण है। किसका? वर्ल्ड एथलेटिक्स का ये 18 संस्करण है। यूएस पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। 10 दिवसीय भव्य खेल आयोजन, 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले 2000 एथलीट यहां पर आएंगे। भारत की तरफ से यहां पर कौन पहुंचे हैं? नीरज चोपड़ा जो है वो यहां पर पहुंचे हैं। भारत की तरफ से कौन पहुंचे? नीरज चोपड़ा जो है वो यहां पर पहुंचे हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई कहां गया फीफा वाला। 2026 का कहां पर प्रस्तावित है? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि 60 मैच 80 मैच खेले जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर नहीं याद है, चलो हम बता दिए। अच्छा 2026 का हमने बता दिया, तुम ये बताओ 2030 का कहां पर होगा। कुछ लोग कहेंगे सर 2030 का तो अभी बोला नहीं गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा उरुग्वे, अर्जेंटीना, पेरू, ये सब इनके बिडिंग में आगे चल रहे हैं। तो 2030 का भी प्रस्तावित है कि कहां पर होगा। अभी कुछ क्लियर कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल पूरे चांसेस है कि उरुग्वे और अर्जेंटीना में हो जाएगा। तो हमने बात कर ली वर्ल्ड एथलेटिक्स की। अब आपको आगे लेके चलते हैं। निम्न में से किस देश ने तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना के साथ पहली बार रेड अलर्ट जारी कर दिया गया? 40 डिग्री, हमारे यहाँ तो अल्ले पल्ले में पड़ा रहता है 40 डिग्री। हमारे यहाँ तो चुरू जो होता है वो कभी कभी 50 पहुंच जाता है। 40 डिग्री में रेड अलर्ट जारी कर दिया। हाँ, कभी कभी जलवायु की इस तरह से होती है कि इंसान उसको नहीं सह सकता। जैसे वर्तमान समय में यूके ने ऐसा किया है। यूके ने बोला है कि भैया 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने वाला है, क्या करो? रेड अलर्ट जारी करिए, अपनी दिनचर्या में बदलाव करिए, रहने खाने के तरीकों में, तौर तरीकों में बदलाव करिए, नहीं तो जो होगा जीवन जोखिम में आ सकता है। यूके में अभी तक जो मैक्सिमम टेम्परेचर पाया गया था वो 38.7 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया है। इससे ज्यादा टेम्परेचर यूके में कभी भी नहीं हुआ है। इस वजह से इन्होंने रेड अलर्ट क्या कर दिया है? जारी कर दिया गया। 38.7 डिग्री जो है वो पहली बार 2019 में पाया गया था। यूके के मौसम कार्यालय ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है टेम्परेचर को लेकर के। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा है और जीवन के लिए जोखिम और दैनिक दिनचर्या को बदलने की आवश्यकता है। तो यूके में पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान का अनुमान लगाया गया है। इससे पहले ये नहीं होता था। उत्तरी अफ्रीका में उत्पन्न होने वाली हीट वेव की वजह से यूरोप इस बार गर्मी की चपेट में आ गया है। जुलाई 2022 में सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो दिया को दिया गया मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। इसके अलावा अफरोज शाह को भी अवार्ड दिया गया है। तो सही उत्तर होगा दोनों, ए और बी दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। दिया मिर्जा यहां पर है। दिया मिर्जा जो है वो वर्तमान समय में यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम की सद्भावना राजदूत के रूप में भी है और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को 2022 में सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज कब मिला था? मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। नोबेल पीस प्राइज कब मिला था? 1979 में। और फिर इन्हें 1980 में आपका क्या मिल गया? भारत रत्न भी मिला। 1980 में क्या मिला? भारत रत्न भी मिला। मदर टेरेसा का जो मूल देश था वो कौन सा था? नॉर्थ मैसिडोनिया। मदर टेरेसा का जो मूल देश था वो था नॉर्थ मैसिडोनिया। नॉर्थ मैसिडोनिया से मुझे याद आया कि अभी हाल ही में नाटो की बात चली। नाटो जो है इसका गठन कब किया गया था? 4 अप्रैल 1949 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। वर्तमान समय में इसके हेड कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग। तो नॉर्थ मैसिडोनिया जो है नाटो में वर्तमान समय में 30 कंट्री जो है इसके सदस्य हैं। सबसे न्यूएस्ट मेंबर जो है वो नॉर्थ मैसिडोनिया है। इसके अलावा मदर टेरेसा को 1973 में 1973 में टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टेम्पल्टन पुरस्कार अध्यात्म के क्षेत्र में दिया जाता है। टेम्पल्टन प्राइज दिया गया। पिछली बार 2021 में
ये प्राइज किसको दिया गया था, टेम्पल्टन प्राइज, ये दिया गया था जेन गुडाल को। देखो मैं कहां तक तुम्हें घुमा रहा हूं, है ना, पूरा घुमा रहा हूं, लेकिन हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। 1973 में टेम्पल्टन प्राइज किसको मिला था, मदर टेरेसा को मिला था। और 2021 का जो आपका टेम्पल्टन प्राइज है वो किसको मिला था, जेन गुडाल को। और इस बार 2022 को फ्रैंक विल्जेक को मिला है। 2022 का किसको मिला है, फ्रैंक विल्जेक को। किसको मिला है, फ्रैंक विल्जेक को। फ्रैंक विल्जेक को ये पुरस्कार दिया गया है। विल्जेक, स्पेलिंग थोड़ी बहुत हो सकता है गलत हो, लेकिन नाम इन लोग के ऐसे नाम से याद रखिएगा, फ्रैंक विल्जेक को। तो टेम्पल्टन प्राइज क्यों दिया जाता है, अध्यात्म के क्षेत्र में, है ना। हम लोग कहां से भटक गए, हाँ भटक गए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को हम लोगों ने मदर टेरेसा के ऊपर काम कर लिया थोड़ा सा। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल का पीस प्राइज मिला था। 1980 में उन्हें भारत रत्न मिला, 1980 में भारत रत्न मिला था। 1973 में उन्हें टेम्पल्टन प्राइज, जिसे अध्यात्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है, वो दिया गया था। तो फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इन पुरस्कारों का वितरण किया। अभी हाल ही में कुछ ऐसे अवार्ड्स एंड ऑनर दिए गए जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे पल्लवी सिंह को अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स डिवाइन चुना गया। ह्यूगो डिमिनिल, जून वो, जेम्स माइनार्ड एंड मारियाना विजयस्कोवा को अभी हाल ही में फील्ड मेडल दिए गए। फील्ड मेडल किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, गणित के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऐसे गणितज्ञ जो 40 साल से कम उम्र के हों उनको इस यहां पर फील्ड मेडल दिया जाता है। इसे कभी कभी गणित के नोबेल के रूप में भी प्रस्तावित किया जाता है। मारियाना वियाजोस का याद रखना है क्योंकि ये यूक्रेन की है और अभी वर्तमान समय में यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है, रशिया के, तो चर्चा में बहुत सारा है। तो यूक्रेन से हैं और ये दूसरी महिला हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। सिनी शेट्टी कर्नाटका से है, ये इस बार फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड जीता है। अब मिस वर्ल्ड का जो पेजेंट होगा उसमें सिनी शेट्टी जाएंगी। तनुजा निसारी को आयुर्वेद रत्न अवार्ड दिया गया। अशोक सूता को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा क्वालिटी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। रूथ ओजेकी को वीमेन फिक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए। वीमेन फिक्शन अवार्ड महिलाओं को दिया जाने वाला साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। पिछली बार यह पुरस्कार सुसाना क्लार्क को दिया गया था उनके उपन्यास द पिरानेसी के लिए। आगे बढ़ते हैं। गीतांजलि श्री को बुकर इंटरनेशनल प्राइज से सम्मानित किया गया टॉम ऑफ सैंड के लिए। टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि के लिए। और इस पुस्तक का जो अनुवाद था अंग्रेजी में वो किसने किया था, डेजी रॉकवेल ने। अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इन्हें मरणोपरांत द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्राइसेंथमम अवार्ड दिया गया। द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्राइसेंथेमम, गुलदाउदी का होता है क्राइसेंथेमम। ये जापान सरकार द्वारा दिया जाने वाला हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, यानी कि हाईएस्ट नागरिक सम्मान है जो किसको मिला, शिंजो अबे को। अब बारी जुलाई 2022 में किस शहर को संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो संघाई सहयोग संगठन, ये आपका इसका मुख्यालय कहां पर है, बीजिंग में है। वर्तमान समय में 8 देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं। 8 देशों का नाम आप ऐसे याद रख सकते हैं, सिपरू कटके, है ना, सिपरू कटके का मतलब है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये सारे के सारे ऐसे देश हैं जो एससीओ के सदस्य हैं। अब इन लोगों ने क्या किया, अच्छा एक बात याद रखिएगा, एससीओ की जो बैठक हुई थी 2020 में इंडिया ने होस्ट की थी। इंडिया ने एससीओ की बैठक को पहली बार और आखिरी बार कब होस्ट किया था, 2020 में होस्ट किया था, इंडिया होस्ट बना था। इसमें अब इन लोगों ने क्या सिस्टम शुरू कर दिया है, रोटेटिंग चेयरमैनशिप का सिस्टम शुरू कर दिया, यानी रोटेटिंग प्रेसिडेंटशिप की सिस्टम शुरू कर दिया। इसके अलावा एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे को पहचानने के लिए एक प्रोग्राम इन्होंने और शुरू किया है, वो है सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी, यानी कि कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल के रूप में डेवलप करेंगे। हर साल एक देश के यहाँ एक शहर को चुना जाएगा जिसको टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के रूप में डेवलप किया जाएगा। वहां पर लोग जाएंगे आएंगे, मतलब हर बैठक में उसका नाम लिया जाएगा। तो एक तरीके से एक दूसरे के सहयोग की भावना। पहली बार किसको घोषित किया गया रहा है, वाराणसी को इंडिया, यानी कि इस बार जो हमारी प्रेसिडेंटशिप है एससीओ की वो किसके पास है, इंडिया के पास है। तो वाराणसी संघाई सहयोग संगठन क्षेत्र का पहला शहर होगा जिसे एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का रोटेटिंग शीर्षक दिया जाएगा। भारत इस साल सितंबर में समरकंद शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान से एससीओ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ फूड फेस्टिवल, एससीओ फिल्म फेस्टिवल सहित कई संस्कृति क्षेत्र में पहल का प्रस्ताव रखा है।
सदस्य देशों के बीच लोगों के संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एससीओ द्वारा एक नई रोटेटिंग पहल के तहत इसे 2022-23 के लिए राजधानी के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। एससीओ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। एससीओ जो है इसमें 8 मेंबर है। ध्यान रखिएगा, नाम जरूर इसका संघाई सहयोग संगठन है, लेकिन इसका मुख्यालय बीजिंग में है। वर्तमान समय में झांग मिंग दक्षिण कोरिया के हैं। झांग मिंग जो है वो इसमें हेड के रूप में चुने गए। साउथ कोरिया वाला डिस्कार्ड करना, मुझे एकदम से कंफ्यूजन हुआ कि शायद ये साउथ कोरिया से नहीं है। तो झांग मिंग जो है वो वर्तमान समय में शायद चाइना से है, तो इसको छोड़ देते हैं। ये कहां से है ये आप खुद सर्च कर लीजिएगा। झांग मिंग जो है वर्तमान समय में एससीओ के सेक्रेटरी जनरल है, यानी कि महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एससीओ की बात की जाए ना तो ये लगभग पूरे विश्व का 40% पॉपुलेशन यहां पर है, 30% जीडीपी जो है वो एससीओ में। तो एससीओ बहुत तगड़ा ग्रुप है। अभी हाल ही में कौन कौन से समिट हुए इनके बारे में बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में 10वां एडिशन हुआ किसका, वर्ल्ड पीस फोरम का, यानी कि विश्व शांति सम्मेलन। ये कहां पर आयोजित हुआ, चाइना में। कौन सा एडिशन था, 10वां एडिशन था। 32वां नाटो समिट, 32वां नाटो समिट ये कहां पर हुआ, मैड्रिड में हुआ। और अभी हाल ही में फिनलैंड एंड स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई है, उनको इनवाइट किया गया है। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022, यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, ये कहां पर हुआ, लिस्बन में हुआ। हमारे तरफ से जितेंद्र सिंह गए थे। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसके द्वारा होस्ट किया गया, चाइना द्वारा होस्ट किया जाएगा। 13वां किसके द्वारा किया गया था, इंडिया द्वारा। न्यू दिल्ली को अभी हाल ही में नेशनल समिट ऑन साइबर सिक्योरिटी के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। 8वां ग्लोबल कॉन्फ्रेंस यानी कि 8वां वैश्विक कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्री यानी कि जो आपके नए युवा सांसद होते हैं, नव युवक सांसद होते हैं, उनके लिए 8वां ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ, इजिप्ट में हुआ। इजिप्ट 12वां WTO यानी कि 12वां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मंत्री स्तरीय बैठक, ये अभी कहां पर हुई, जेनेवा में हुई। बिम्स्टेक ने अभी हाल ही में 25वीं एनिवर्सरी कहां पर मनाई, ढाका में, जबकि 5वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, श्रीलंका में। अभी हाल ही में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक वैश्विक ऑर्गेनिक एक्सपो, ये कहां पर हुआ, तीसरा एडिशन, ये कहां पर हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो भूलिएगा मत। बेंगलोर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी हाल ही में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और एस्टोनिया ने विश्व के सबसे बड़े साइबर एक्सरसाइज को आयोजन किया। ये हिंदी में है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए। जब फाइनल में प्रवेश करना था, एक तरह से क्वार्टर फाइनल आप उन्हें कह सकते हैं, तो 8 मीटर की छलांग इन्होंने मार दी। इनका नाम है मुरली श्रीशंकर। मुरली श्रीशंकर के पास जो उनका बेस्ट रिकॉर्ड है वो 8.36 मीटर है, जो कि अपने आप में एक नेशनल रिकॉर्ड भी है। लेकिन यहां पर ये अपने रिकॉर्ड को नहीं पा पाए हैं, लेकिन वर्ल्ड एथलेटिक्स में इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। वर्ल्ड एथलेटिक्स में कोई लंबी कूद वाला ये आपका फाइनल में ही पहुंच गया, ये पहली बार हुआ। तो मुरली श्रीशंकर। वर्ल्ड एथलेटिक्स कहां पर आयोजन हो रहा है, ऑरेगन में। ऑरेगन या यूजीन आप बोल सकते हैं, यूजीन शहर है, ऑरेगन स्टेट है, यूएसए देश है, वहां पर आयोजित हो रहा है। कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है, 18वां संस्करण हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया। यहां पर मुरली श्रीशंकर जो है वो फाइनल में पहुंचे। अंजू बॉबी जॉर्ज विश्व चैंपियनशिप लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय थी, और पेरिस 2003 में इस संस्करण में कांस्य पदक जीतने वाली भी वो पहली भारतीय थी। तो फिलहाल मुरली श्रीशंकर 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद में फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने हैं। किस राज्य सरकार ने 15 जुलाई 2022 को स्वयं की पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू की है? तो ये किसने शुरू किया है, उत्तराखंड ने। अब आपको अपने घर बैठे ही FIR दर्ज कर सकते हो, सारी चीजें दर्ज कर सकते हो। तो ये सुविधा कहां पर मिल रही है, आपको उत्तराखंड में मिल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 जुलाई 2022 को उत्तराखंड पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू की है। पुलिस ऐप राज्य पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली 5 ऑनलाइन सेवाओं को एकीकृत संस्करण होगा। इस ऐप से इमरजेंसी नंबर 112 और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को भी जोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री के सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मूल मंत्र के क्रम में उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेश की जनता के लिए ये सुविधाएं शुरू की हैं, और इससे अब घर बैठे ही वाहन चोरी, गुमशुदा वस्तुओं और इस तरह की कोई भी FIR आप घर बैठे ही दर्ज कर सकते हैं। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तरल दर्पण टेलीस्कोप कहां पर ओपन किया गया, आपका आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि नैनीताल में है, वहां पर ओपन किया गया, देवस्थल नैनीताल। ड्रोन के द्वारा मेडिसिन सर्विस, ये कहां पर शुरू हुई, उत्तराखंड में। हिम प्रहरी नाम की एक स्कीम, इसमें क्या किया जा रहा है, जो भी एक्स सर्विसमैन है और जो भी नव युवक है, उनको ऐसे इलाकों में बसाया जाएगा जहां पर
बाढ़ आपदा या इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आती हैं, ताकि वहां पर ये लोग उनको जल्द पहुंच सके, लोगों को मदद दे सके। इसके अलावा देश का पहला बाल मित्र पुलिस स्टेशन ये कहां पर है? देहरादून में। अमित शाह ने अभी हाल ही में घसियारी कल्याण योजना लॉन्च की, देहरादून में। देश का पहला ग्रास कंजर्वेटरी कहां पर लॉन्च किया गया? देहरादून में, सॉरी उत्तराखंड में। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम शुरू की, यानी दूध मूल्य प्रोत्साहन स्कीम शुरू की है। आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अभी हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, और अभी हाल ही में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल को इनॉग्रेट किया गया। भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन कहां पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। इसके अलावा देश का पहला क्रिप्टोग्रामिक गार्डन, क्रिप्टोगैमिक यानी कि आदिम जनजातियों के पौधे, जो जिन पौधों को उगने के लिए बीजों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कवक वगैरह, तो इसके लिए भी गार्डन कहां पर बनाया गया? देहरादून उत्तराखंड में। वंदना कटारिया को उत्तराखंड सरकार ने अपना बेटी बचाओ नहीं, वीमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड केयर के लिए वीमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देश में पहली बार किसी राज्य ने अपने राज्य में भूकंप अलर्ट अब लॉन्च किया, यानी कि अगर कहीं पर भी भूकंप आने की संभावना है तो वो उत्तराखंड में आपको पता चल जाएगी। आईआईटी रुड़की के सहयोग से इसको डेवलप किया गया है। उत्तराखंड जो है वो देश का पहला ऐसा शहर है जहां 100% लिटरेसी यानी कि साक्षरता आपको देखने को मिलती है। कैपिटल सिटी की बात करें तो देहरादून, गैरसैंण ये कैपिटल सिटी है। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं। डांस फॉर्म की बात करें तो पांडव, झोरा, भोरतिया, मुखौटा और चोलिया प्रमुख डांस फॉर्म है। 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में आया था, अस्तित्व पाया था। थारू, भोटिया, जौनसारी, बोक्सा, राजी, खासा, भूया, खरवार, मांझी, कोट प्रमुख जनजातियां हैं। कुल 13 जिले आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में विपिन सांघी को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। मस्क डियर, कस्तूरी मृग जो है वो उत्तराखंड का प्रमुख पशु है या राजकीय पशु है। हिमालयन मोनल की बात की जाए तो यहाँ की राजकीय पक्षी है। फ्लावर की बात की जाए तो ब्रह्म कमल फ्लावर है, और ट्री की बात की जाए तो बुरांस का पेड़ जो है वो आपका यहाँ का स्टेट ट्री है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस तरीके से यूपी में कुल 13 एक्सप्रेसवे हो गए हैं। 13 एक्सप्रेसवे में से आपके 7 जो हैं वो चल रहे हैं, जबकि 6 जो हैं वो अभी आपके किसमें है? अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो भारत में लगभग 2074 किलोमीटर 74.5 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन चुका है। भारत में कितना एक्सप्रेसवे जो है वो टोटल ओवरऑल बन चुका है? तो भारत में लगभग 2074 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन चुका है, यानी एक्सप्रेसवे के जरिए 2074 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे के जरिए जा सकते हैं। इसमें से अगर हम बात करें कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन है? देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे अभी तक लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे जो है वो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है कहां पर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जबकि सबसे चौड़ा अगर हम एक्सप्रेसवे की बात की जाए, सबसे चौड़ा तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है वो आपका देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। इसमें लगभग आपको भूल गया मैं कितनी लेन है, लेकिन हाँ फिलहाल ये सब देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 296 किलोमीटर 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 14,840 करोड़ रुपए के उससे किया गया है, और आप इसे देख सकते हैं। ये है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कुडरेल विलेज इटावा से आपका कनेक्ट कर रहा है गोंडा विलेज चित्रकूट को, यहां पर इसको कनेक्ट कर रहा है। लेंथ कितनी है? 296 किलोमीटर। और इसके बाद ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से लिंक कर दिया गया है। किससे लिंक कर दिया गया? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से इसको प्रॉपरली लिंक कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे का आप टोटल देख सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे है इसमें से सबसे बड़ा जो भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है वो है मेरठ टू प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे। अभी पहले चरण में इसका यहां से लेके ये मेरठ से लेकर के इसका प्रयागराज तक अभी बन रहा है, बनता हो जा रहा है। ये कानपुर से होते हुए जाएगा फिलहाल बगल से। ये आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो अभी वर्तमान समय में आपका सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। ये आपका कौन सा एक्सप्रेसवे है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये लखनऊ रिंग रोड है, और ये है आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ पर ये यमुना एक्सप्रेसवे मिल जाता है, और यमुना एक्सप्रेसवे या फिर आपको दिल्ली पेरिफेरल उधर ले जाता है। इसके नीचे पे आप देखेंगे ये है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे।
ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। फिर उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये आपका गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है। और ये जो यहां से यहां तक आ रहा है ये आपका गंगा एक्सप्रेसवे है। ये 2 फेज में बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे कितने फेज में बन रहा है? 2 फेज में बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 15 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में जारी इंडिया रैंकिंग में कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो टॉप पर आया है? तो आईआईटी मद्रास ने यहाँ आईआईसी बेंगलोर को पछाड़ दिया है। पिछली बार आईआईटी मद्रास जो है वो दूसरे नंबर पर था, आईआईसी बेंगलोर पहले नंबर पर था। तो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा एनआईआरएफ जारी किया गया। एनआईआरएफ यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये आपकी 2015 से शुरू की गई थी और इसके जरिए अलग अलग कैटेगरी में आपके अलग अलग इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर चल रहा है। मेडिकल के लिए अलग होता है, लॉ के लिए अलग होता है, ओवरऑल कैटेगरी के लिए अलग होता है। तो ओवरऑल कैटेगरी में जारी रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। जबकि आईआईएम अहमदाबाद को देश का सबसे अच्छा प्रबंधन संस्थान माना गया है और उसके बाद आईआईएम बेंगलोर, फिर आपका आईआईएम कलकत्ता है। जबकि एम्स नई दिल्ली को सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। ये आपकी लिस्ट है एम्स वगैरह के लिए। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता कार्यों के विभाग ने जुलाई 2022 में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए सशक्त बनाने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो इस शुभंकर का नाम है जागृति, जो एक सशक्त ग्राहक के तौर पर नजर आती है और कहीं पर भी जाती है तो किसी भी दुकान वाले को अपने को परेशान नहीं करने देती, ठगने नहीं देती और कहती है कि एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर वस्तुएं ना खरीदें। और इसके साथ साथ कहती है जागो ग्राहक जागो। अगर हम बात करें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 15 मार्च को। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष आपका कब मनाया जाता है? ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये प्रतिवर्ष आपका 24 दिसंबर को मनाते हैं। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय वाला अलग है और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अलग है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये प्रतिवर्ष आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है जागृति, जागो ग्राहक जागो करेगी, ये है आपकी जागृति। उपभोक्ता शिकायतों के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर आप कॉल कर सकते हैं। ये है जागृति। चश्मा लगाती है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस कलर की साड़ी पहनती है, तो पीले कलर की साड़ी है, रेड कलर का उनका ब्लाउज है और उसके हाथ में एक पेन टैब भी वो लिए हुए है। वो क्या लिए हुए? एक टैबलेट भी लिए हुए है और लोगों को समझाती है। आगे, जुलाई 2022 में किस दूरसंचार कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है? तो भारतीय एयरटेल। और मेटावर्स में थिएटर लॉन्च करने वाली भी पहली कंपनी कौन सी है? मेटावर्स में थिएटर लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? भारतीय एयरटेल। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल ने 14 जुलाई 2022 को बेंगलोर में बॉस ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक परिसर में देश के पहले 5G नेटवर्क का उद्घाटन किया। कहां पर किया है? बेंगलोर में। एयरटेल के ऑन प्रेमाइसेस 5G कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क दूरसंचार विभाग द्वारा आवंटित ट्रायल स्पेक्ट्रम को बनाया गया। 2021 में एयरटेल ही वो कंपनी थी जिसने दिल्ली एनसीआर के भाईपुर ब्राह्मणन गांव में भारत के पहले ग्रामीण 5G नेटवर्क को परीक्षण किया था। पूरे विश्व में सबसे पहले 5G नेटवर्क का कॉमर्शियल ट्रायल किसने किया था? साउथ कोरिया ने। यूएसए से पहले, यूएसए से कुछ घंटे पहले किया था। इसको याद रखेंगे। एनएचपीसी लिमिटेड ने किस शहर और कारगिल में पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो लेह और कारगिल में ग्रीन हाइड्रोजन के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। एनएचपीसी की बात की जाए तो एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो है ये अब गवर्नमेंट ओन कंपनी है 1975 के बाद से। इससे पहले ये प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी। एनएचपीसी की बात करें तो एनएचपीसी के वर्तमान समय में जो हेड है वो है श्री अभय कुमार सिंह। श्री अभय कुमार सिंह जो है वो एनएचपीसी के हेड हैं। एनएचपीसी के हेड है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के हेड कौन है? रंजीत रथ। अभी अपॉइंटमेंट हुआ इनका, रंजीत रथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अभी हाल ही में देश का पहला कॉमर्शियल ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर लगाया है? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर लगाया है? देश का पहला कॉमर्शियल ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आपका जोरहाट असम में लगाया गया है। कहां पर लगाया गया? जोरहाट असम में लगाया गया है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन रिफाइनरी कहां पर लगाई जा रही है? ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन की जो रिफाइनरी है, ग्रीन हाइड्रोजन रिफाइनरी, ये कहां पर लगाई जा रही है? ये मथुरा में लगाई जा रही है। ये कहां पर बनाई जा रही है? ये मथुरा में बनाई जा रही है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग प्लांट
हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग प्लांट, ये आपका कहां पर लगाया गया है? ये आपका लेह लद्दाख में लगाया जा रहा है। कहां पर लगाया जा रहा है? लद्दाख में। यहां पे कौन लगा रहा है? एनटीपीसी लगा रही है। ये कौन लगा रही है? एनटीपीसी लगा रही है। तो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के अभी सरकार ने अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी लॉन्च की थी, जिसमें यह बोला था कि 2025 तक अगर कोई व्यक्ति ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में काम करता है तो उसे टैक्स में छूट मिलेगी और उसको पूरी तरीके से टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी सरकार ने लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि आज 18 जुलाई है और इस बैच को 100 रुपए में परचेज करने की आज लास्ट डेट है। अगर आप रीजनिंग की धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हर रोज मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो रात 9 बजे एक क्लास आएगी और जहां पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पीडीएफ आपको एक दिन पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप उस पीडीएफ को पढ़ सके, उससे काम कर सके और शाम को हम लोग उसको क्वेश्चन को डिस्कस कर ले करेंगे। ये बैच की प्राइस 299 है, बट अभी ये 100 रुपए में उपलब्ध है। आप इसे शाम तक, आज शाम तक 100 रुपए में खरीद सकते हैं। अगर आप नहीं लेते हैं और बाई चांस बाद में आपको मिलता है तो फिर उसकी प्राइस 299 मुझे मजबूरन करनी पड़ेगी, मेरा कोई शौक नहीं है। ठीक है, तो जितने जल्दी हो सके इसको ले लीजिए। अब बारी आज के वन लाइनर की। 2025 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? टोक्यो। निम्न में से किस देश ने तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना के साथ पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है? यूके। जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के 18वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? यूएसए। देखो ध्यान से पढ़ा करो, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इसको स्किप करते हुए पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ा करें, खासकर मेरी आवाज के साथ साथ चला करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार लास्ट में इसका रिवीजन करें ताकि आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहे। जुलाई 2022 में सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। जुलाई 2022 में किस शहर को संघाई सहयोग संगठन के लिए प्राकृतिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पर्यटन राजधानी को घोषित किया गया? वाराणसी। जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले भारतीय कौन से हैं? मुरली श्रीशंकर। किस राज्य सरकार ने 15 जुलाई 2022 को स्वयं की पुलिस ऐप और EFIR शुरू कर दी है? उत्तराखंड। 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। कहां से किया है? जालौन से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 15 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में जारी इंडिया रैंकिंग में सिक्स को सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में घोषित किया गया IIT मद्रास। और उपभोक्ता कार्यों के लिए विभाग ने 16 जुलाई 2022 में उपभोक्ता अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए एक शुभंकर लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? जागृति। जुलाई 2022 में किस दूरसंचार कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण पूरा किया है? भारतीय एयरटेल। NHPC लिमिटेड ने किस शहर और कारगिल में पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ले। ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल मैंने प्रश्न पूछा था कि शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग विटामिन ए, विटामिन डी के साथ साथ विटामिन B12 का भी भंडारण करता है? तो सही उत्तर है लीवर। लीवर यानी कि यकृत। दो सही उत्तर है, कई सही उत्तर हैं, लेकिन उनमें से मैंने शामिल किए। लक्ष्य शर्मा। लीवर स्टोर्स विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन B12। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी एंड सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन बिसाइड्स आवर स्किन। Liver simultaneously perform over 200 important function of the body. It contains fat. 10% of our liver made up of fat. विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन B12 स्टोर्स इन लिवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। इसे जिगर या कलेजा भी कहा जाता है। इसका वजन 1.5 से लेके 2 किलो तक होता है। मानव शरीर में या पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। थैंक यू दीक्षा एंड थैंक यू लक्ष्य। और आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे व्हाइट विट्रियल के रूप में जाना जाता है? केमिस्ट्री का प्रश्न है, तो आपको यह बताना है जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड और किस रूप में ये योग प्रयोग किया जाता है, क्यों इसका प्रयोग करते हैं, क्या है, वो सारी बात आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आज के करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। इस करंट अफेयर्स में मैं कोशिश करता हूं कि आपका रिवीजन भी होता रहे और आगे भी चीजें बढ़ती रहे। आज हम लोग लाइक का टारगेट रखते हैं 1000। मैं मानता हूं कि 1000 लाइक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मुझे यह पता है कि अगर आपके लक्ष्य बड़े हों तो छोटी छोटी सफलताएं अपने आप मिल जाती। अगर मैं 1000 लाइक का टारगेट रखता हूं और आप उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि आज से कुछ महीने बाद हम इस वीडियो पर 10,000 लाइक नहीं देखेंगे। आपका प्यार और विश्वास यूं ही बना रहे, मेरी ताकत यूं ही बनी रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो। वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।